आज मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों एजुकेशन के प्रति इतने पैशनेट थे और उसकी वैल्यू समझ में आती है। आज मुझे वो कथन समझ आता है जो ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया। और धन के अभाव में हमारे लोग गरीब हो गए और गरीब होकर गुलाम हो गए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री और बहुजनों की मजबूत आवाज़ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। एक तरफ जहां आप लोग मीडिया अखबार के तमाम कानफोरू बहस में शामिल होते हैं, वही दूसरी तरफ जो सरोकार का सवाल है, जो रोजी रोटी का सवाल है, बाबा साहब ने कहा था कि बहुजन जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। राजेंद्र पाल गौतम जी हैं मेरे साथ। उन्होंने कई मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस किए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो बहुजनों के हाथ से निकलती जा रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कोई आपको फ्री में खाना दे सकता है, फ्री में दवाई भी दे सकता है, हो सकता है कि आपको और भी बहुत दे, लेकिन फ्री में एजुकेशन नहीं देना चाहता है। क्योंकि अगर आपको एजुकेशन मिलेगा तो आप सब कुछ बाद में हक अपना मांगने लगेंगे। क्या बहुजनों को एजुकेशन से दूर किया जा रहा है? क्या जानबूझकर स्कूल कॉलेज जो सरकारी संस्था है उसको बंद किया जा रहा है? सोशल जस्टिस मंत्री के तौर पे राजेंद्र पाल गौतम जी को सिस्टम को समझने का मौका मिल रहा है और इसी गहन मुद्दे पर बातचीत करेंगे। चटखारा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही वाजिब सवाल है जो आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और इस देश के भविष्य से जुड़ा है। सर, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर। जी धन्यवाद। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या सचमुच अब एक नई एजुकेशन पॉलिसी की बात हो या सरकारी स्कूल कॉलेज की बात हो, बहुजनों के हाथ से अब एजुकेशन दूर होता जा रहा है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे देश में सरकारी एजुकेशन सिस्टम को ठप किया गया है। ख़ासतौर पर 12वीं तक के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों को जानबूझकर सरकारों ने बर्बाद किया है। जिस स्कूल में 100 टीचर की ज़रूरत है, वहाँ 30-35 टीचर होंगे, 25 टीचर होंगे। तो उन स्कूलों में बच्चों के भविष्य बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसके साथ साथ स्कूलों के अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी लाकर 1ली से 8वीं तक के बच्चों को ऐसे ही पास किया गया। सालों तक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और केवल यहीं तक बात नहीं रुकी, बल्कि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल लगातार पूरे देश में खुल रहे हैं और सरकारी स्कूल लगातार पूरे देश में बंद हो रहे हैं। एक तरफ तो वहाँ टीचर नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पढ़ने का माहौल नहीं है, और दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर पिछले लगभग 15 सालों में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। जबकि जनसंख्या कम नहीं हुई है, जनसंख्या बढ़ रही है। स्कूल तो और ज़्यादा खुलने चाहिए थे। दिल्ली एक अपवाद है जहां सरकार ने 24-25% टोटल बजट का खर्च करके शिक्षा में सुधार किया। आज यहां सरकारी स्कूल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी में आए हैं। लेकिन बाकी दिल्ली बहुत छोटा सा है पूरे देश के तुलना में, और पूरा देश बहुत बड़ा है। पूरे देश में एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी बंद होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है, हायर एजुकेशन में फ़ीस जानबूझकर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है ताकि गरीबों के बच्चे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ ही ना पाएँ। अगर बच्चे किसी तरह मेहनत करके क्वालिफाई कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाते हैं, मैनेजमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो कई लाख रुपए की फ़ीस है जो हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के 99% बच्चे और जनरल कैटेगरी के भी कम से कम 60% बच्चे ऐसे होंगे जो ये लाखों रुपए की फ़ीस एक साल की खर्च नहीं कर पाएंगे और वो काबिल होने के बावजूद भी पढ़ाई से छूट जाएंगे। आज मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों एजुकेशन के प्रति इतने पैशनेट थे और उसकी वैल्यू समझ में आती है। आज मुझे वो कथन समझ आता है जो ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया। और धन के अभाव में हमारे लोग गरीब हो गए और गरीब होकर गुलाम हो गए। तो ये कथन क्यों उन्होंने कहा था, आज मुझे समझ आता है जब मैं देखता हूँ कि बच्चे मेहनत करके इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होते हैं, मैनेजमेंट में सेलेक्ट होते हैं, मेडिकल में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वहाँ फ़ीस इतनी ज़्यादा जमा करनी पड़ रही है कि बच्चे
बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे वो फीस जमा नहीं कर पा रहे और अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने की बजाय घर बैठ जाते हैं। इसी तरह अगर काबिल बच्चों की पढ़ाई भी छूटती रही तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे हमारे लोग फिर से गरीब होंगे और गरीब होने के बाद मज़दूर बनेंगे और मज़दूर बहुत जल्दी मैं समझता हूँ गुलाम बन जाता है। कोई रास्ता है सर, कोई रास्ता है, सत्ता ही रास्ता है, या जैसे दिल्ली सरकार ने कुछ काम किए सरकारी स्कूल, क्या जो ये देश तो संविधान में भी है बात कि समाजवाद होगा, यहाँ सोशल स्ट्रक्चर पर सरकार को ध्यान देना होगा। पूरी दुनिया में जहाँ कॉरपोरेट है वहाँ भी स्कूलों की स्थिति अच्छी है, जहाँ पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। और कैसे इससे बचा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग गरीब हैं, लाचार हैं और बहुजन हैं। निश्चित तौर पे ये जानबूझ के किया जा रहा है। सिर्फ एक ही कारण है इसका कि ज़्यादातर सरकारें कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रखी हुए हैं। उन्होंने अपने ज़मीर को गिरवी रख दिया है। वो एजुकेशन को महत्व नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। और जो बड़े पूंजीपति हैं वो ये चाहते हैं कि देश में मेजोरिटी में लोग गरीब रहें, मजदूर रहें। क्योंकि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनके फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे, और जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनमें हज़ारों एकड़ ज़मीन है उनके पास सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे। तो ये सोच बड़ी ख़तरनाक सोच है जो देश में आज काम कर रही है। इसी सोच के चलते भारत फिर से बेहद कमज़ोर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है। और इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो मैं नहीं जानता है देश कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मेरा ही मानना है कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जितना बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर उसके अंदर क्षमता पढ़ने की है, उसके अंदर वो काबिलियत है, तो कम से कम लोगों को रोज़गार जो सरकार नहीं दे पा रही है पढ़ा तो दे, उसकी पढ़ाई का खर्चा तो उठा लें। ये तय होना चाहिए कि सरकारें पढ़ाई का और इलाज का खर्चा सरकारें उठाएं। ये तो संविधान की जो मूल भावना भी है, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कहीं ना कहीं वो इस ओर इशारा करती है कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के इलाज का खर्चा और लोगों की पढ़ाई का खर्चा उठाए। रास्ता क्या है? सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट जो है, जो इम्पैक्ट है, जो इसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी पर पड़ रहा है। क्योंकि इस देश में जो मुट्ठी भर लोग हैं 10%, वो अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हैं। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा शानदार स्कूल्स बनवा रहे हैं। रेस्ट ऑफ क्या ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस राजनीति को? धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, जाति के नाम पर बटे हुए हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये प्रायोरिटी नहीं आ पा रही। देखिए, ये तो बात सच है कि इसका ज़्यादा असर अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग पे और माइनॉरिटीज़ पे पड़ने वाला है। लेकिन ये सच नहीं है कि इसका असर दूसरे लोगों पे नहीं पड़ेगा। जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें भी 50% लोग ऐसे जो इतना महंगा पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। असर तो उन पे भी होना है। तो मेरा ये मानना है इसको रोकने का एक तरीका है कि पूरे देश से ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए कि जो सरकार लोगों के पढ़ाई का खर्चा ना उठा सके, उनका इलाज का खर्चा ना उठा सके, उनको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। सबको मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और रही बात राजनीति की, तो हमारे सब लोगों को, देश के सब लोगों को ये मानना चाहिए कि देश में रहने वाले सब लोग भारतीय हैं। हम लोग भारतीयता को तवज्जो दें। हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ना बटें। और उन्माद पैदा करने वाले लोग जो जाति के नाम पे उन्माद पैदा करते हैं, धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करते हैं, जो चुनाव से पहले धर्म को खतरे में डालने की बात करते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, एक्चुअली उनका जो सत्ता पे कब्जा है वो उस कब्जे को छीनने से खतरे में, खुद को खतरे में महसूस करते हैं और फिर इस तरह की बातें करके इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इससे सबको जागरूक होना चाहिए और किसी भी सूरत में ऐसी बात बोलने वाले लोगों को अपने नज़दीक नहीं फटकने देना चाहिए। क्योंकि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो देश के वफादार नहीं है, सही मायने में वही देश के गद्दार हैं। आप सर, आपने दिल्ली में काम भी किया, आप लोगों ने सरकारी स्कूलें बेहतर की है, कितना ज़्यादा खर्च नहीं। अभी मैं RS परवीन से मिला था तेलंगाना में, वो सोशल जस्टिस मंत्रालय में सेक्रेटरी थे। 500 स्कूलों की किस्मत बदल दी उन्होंने। रेसिडेंशियल स्कूल जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे पढ़ के IAS IPS है। आपने दिल्ली में काम किया है, मतलब दिल्ली में कितने स्कूलों का क्या पलट किया, और हर जिले में 2-4 स्कूल ऐसे बनाए जा सकते, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है। नहीं, दिल्ली में एक्चुअली एक चीज़ है, दिल्ली में ज़्यादातर लोगों के घर के आसपास स्कूल है और इसीलिए यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल वाली बात लागू नहीं होती। बाकी राज्यों में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ
कई कई किलोमीटर दूर जाके स्कूल लोगों को जाना पड़ता है। हायर एजुकेशन के लिए तो कभी कभी उनको 50 किलोमीटर दूर जाना होता है। ऐसी जगह तो निश्चित तौर पर रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए। हमने दिल्ली में एक रेजिडेंशियल स्कूल हम रन कर रहे हैं और वहाँ भी बच्चे काफ़ी अच्छे पढ़ रहे हैं, उनका अच्छे परिणाम है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि पूरे देश में इस तरह के रेजिडेंशियल स्कूल्स की ज़रूरत है। जहाँ लोगों के पास साधन की कमी है, वहाँ सरकार को खुद साधन उपलब्ध कराने चाहिए। लगता है मतलब एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन मतलब पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए ही नहीं, एजुकेशन दवाई पढ़ाई लिखाई ये मुद्दा ही नहीं बन पा रहा है। नहीं, यही मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि देश तो इसी मुद्दे से आगे बढ़ेगा। देश शोर मचाने से आगे नहीं बढ़ेगा। देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद करने से आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब देश में कुपोषण खत्म हो, जब देश के सभी जाति वर्ग के लोगों को क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस सरकारी खर्चे पर मिले। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उनसे ज़रूर पूछे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, कि क्या आपके एजेंडा में पढ़ाई लिखाई दवाई है कि नहीं। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री थे, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपके आने वाली नस्लों का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि वैसे तमाम गंभीर विषय जो इस देश को बेहतर बनाने के लिए उस पर आपसे बात की जाए। राजपाल गौतम जी के साथ ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, और क्या सचमुच ये बहुजनों का सबसे बड़ा मुद्दा है। ज्योतिबा फुले की वो लाइन बहुत मारक है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिन हम शूद्र कहलाएं। क्या शिक्षा का निजीकरण इस देश के बहुजनों को शिक्षा से बाहर करने का एक षड्यंत्र है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।